सभी भाइयों और बहनों का स्वागत है आपके अपने परिवार के अंदर लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, मेरे द्वारा एक छोटा सा प्रयास है वो आज से स्टार्ट किया गया है। ईओआरओ एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो आरपीएससी के द्वारा करवाई जाती है, इसी के अंदर जो राजस्थान का जीके है वो 80 नंबरों का जीके आता है। हमारा टारगेट यही रहेगा कि आपको 5 या 10 दिनों के अंदर 80 में से 80 नंबर मैं आपको दिला सकूं। मेरा सिर्फ यही उद्देश्य रहेगा, राजस्थान के अथक सागर राजस्थान के जीके को कम समय में समेटना और कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी देना। मैं आपका टाइम है वो वेस्ट नहीं करूंगा। मेरा भी यही सपना है कि मैं आपके माँ बाप के सपने में अगर थोड़ा बहुत भी इसके अंदर भागीदार बनता हूँ तो मेरा इस धरती पर आना है वो सफल हो जाएगा। माँ बाप चाहे आपके हो चाहे मेरे हो, किसी का सपना पूरा होता है तो उसकी खुशी है वो अलग ही होती है। आज हम इसी वीडियो के अंदर जो ईओआरओ एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की हवेलियाँ छत्रियाँ, राजस्थान की दरगाह मस्जिद मकबरे, राजस्थान की हाथों की कला जिसे हस्तकला कहा जाता है, और राजस्थान के साहित्य ग्रंथ जितने भी साहित्य ग्रंथ हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सभी के बारे में एकदम विस्तार से बातें करने वाले हैं। दिल थाम कर बैठ जाइए मेहरबान साहिबान कदरदान। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ राजस्थान की हवेलियाँ छत्रियाँ, दरगाह मस्जिद मकबरे, राजस्थान की हस्तकला, राजस्थान के साहित्य ग्रंथ। बड़ा ही शानदार सेशन होने वाला है। अगर मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को भाई एक छोटा सा लाइक कर देना, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना कि वीडियो आपको कैसा लगा, और आप अपने दोस्तों में से शेयर ज़रूर करना। और अभी तक आप अपने इस परिवार के अंदर जुड़े नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसके अंदर जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाता है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बढ़ते हैं हमारे आज के इस सेशन के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की हवेलियों के बारे में। राजस्थान की हवेलियों की जो शैली है वो कौन सी है? विशुद्ध हिंदी शैली। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक हवेलियाँ कहाँ पर है? शेखावाटी के अंदर है। भित्ति चित्रों की दृष्टि से जो प्रसिद्ध हवेलियाँ है वो कहाँ पर है? वो भी शेखावाटी के अंदर है। हवेलियों की नगरी किसे कहा जाता है? तो जैसलमेर को कहा जाता है। लेकिन 1000 हवेलियों की नगरी किसे कहा जाता है? तो RJ 07 को कहा जाता है। आपने बीकानेर को कहा जाता है। भित्ति चित्रण की दृष्टि से प्रसिद्ध हवेलियाँ कहाँ की है? शेखावाटी की बड़ी फेमस हवेलियाँ है। जैसलमेर की हवेलियों की बात करें और पटुओं की हवेली की बात नहीं करें तो भैया बात जच्चा गोनी। पटुओं की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। ये एग्जाम के अंदर एक बार नहीं हजारों लाखों बार ये प्रश्न आ चुका है कि पटुओं की हवेली कहाँ पर है? तो जैसलमेर के अंदर है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो गुमानचंद बाफना ने करवाया था। विश्व में पत्थरों की कटाई व जाली झरोकों के लिए यह प्रसिद्ध हवेली है। उसके बाद में नथमल की हवेली का निर्माण है वो किसने करवाया था? नथमल मेहता के द्वारा करवाया जाता है। वेरिसाल के समय यहाँ का राजा होता है जैसलमेर का। इनके समय में नथमल मेहता के द्वारा नथमल की हवेली का निर्माण करवाया जाता है। नथमल की हवेली के शिल्पकार आपको याद रखने हैं, शिल्पी आपको याद रखने हैं लालू व हाथी। सालिम सिंह की हवेली इसे नौखंडी हवेली भी कहा जाता है। इसका निर्माण है वो 1825 में सालिम सिंह ने करवाया था। इसकी 6ठी मंजिल को क्या कहा जाता है? जहाज महल कहा जाता है। इसकी 7वीं मंजिल को मोती महल कहा जाता है, बल्कि 8वीं मंजिल को रंग महल कहा जाता है। लेकिन इसकी 9वीं मंजिल को तो शीश महल कहा जाता है। हमारा शीश है वो सबसे ऊपर ही ऊपर होता है, तो सबसे ऊपर वाली हवेली को क्या कहा जाता है? ऊपर वाली मंजिल को क्या कहा जाता है? शीश महल कहा जाता है। उसके बाद में बागौर की हवेली कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। इसका निर्माण है वो अमरचंद बड़ुआ ने करवाया था। बागौर की हवेली पर डाक टिकट जारी होता है 25 रुपये का 1 जनवरी 2017 को। और विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है वो कहाँ पर रखी गई है? तो बागौर की हवेली के अंदर रखी हुई है विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी।
बागौर की हवेली को और क्या क्या कहा जाता है? इसे कठपुतलियों का संग्रहालय कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है तो पगड़ियों का म्यूजियम किसे कहा जाता है? बागौर की हवेली को कहा जाता है। और इसी के अंदर क्या है, बात करें इसी उदयपुर के अंदर पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है जो कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र यह है, वो बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो किस जिले के अंदर है? तो उदयपुर जिले के अंदर है। बात करें पुष्य हवेली कहाँ पर है? पुष्य हवेली कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। यह हवेली एक ही नक्षत्र में बनी हुई हवेली है। इसका निर्माण है वो रघुनाथ जोशी के द्वारा करवाया जाता है। कारीगर किसे ढूंढ कर लाते हैं? तो भुर्जी जोशी को ढूंढ कर लाते हैं पुष्य हवेली बनाने के लिए। रामपुरिया हवेली, रामपुरिया कॉलेज, रामपुरिया बस्ती की बात करें और रामपुरिया हवेली की बात करें तो कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। महाराजा गंगा सिंह के काल में बनी हुई हवेली कौन सी है? तो रामपुरिया हवेली। और भी बहुत सारी हवेलियां बनी हुई है। उसके बाद में मालजी का कमरा, मालजी का कमरा कहाँ पर है? चूरू के अंदर है। मालजी सेठ द्वारा इसे बनवाया जाता है। साथियों बने रहिए आप इसी प्रकार, क्योंकि EORO का एग्ज़ाम आगे आने वाला है। इसी के लिए ही पढ़ना पड़ेगा साथियों। ऐसे एग्ज़ाम करेगा नहीं होगा, हमें दिन रात है वो एक करने होंगे, डेडिकेशन के साथ में पढ़ना होगा। और मैं भी आपके साथ में जुट गया हूँ। अब ना नींद देखूंगा ना चैन देखूंगा। मुझे चैन तब भी आएगा जब EORO के सिलेबस को पूरा का पूरा आपको पढ़ा दूंगा। दीवान आचार्य की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। राव राजा बरसलपुर की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। सोडो की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। झाला की हवेली कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। और बड़े देवता की हवेली कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। ध्यान से पढ़ना है एकदम, आपका पूरा का पूरा ध्यान है वो यहीं पर होना चाहिए। बड़े देवता की हवेली को और क्या कहा जाता है? श्रीधर देवता की हवेली कहा जाता है। बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर के अंदर है, लेकिन छोटे मियाँ की हवेली अभी तक हमको मिली नहीं है। बड़े मियाँ की हवेली कहाँ पर है? जोधाना के अंदर है, जोधपुर के अंदर है। और जोधपुर के अंदर राखी हवेली है, पाल हवेली है, आसोप हवेली है, पच्चीसा हवेली है। पोकरण की हवेली कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। उसके बाद में फड़ौदी जोधपुर के अंदर कौन कौन सी हवेलियाँ है? लालचंद ठड्डा की हवेली है, फूलचंद गोड़सा की हवेली है, सांगीदास थानवी की हवेली है, मोती लाल अमरचंद की हवेली कहाँ पर है? फड़ौदी जोधपुर के अंदर है। उसके बाद में बछावतों की हवेली, बैसे बछावत बैसे बीकानेर। बछावतों की हवेली कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। राजस्थान की सबसे पुरानी हवेली किसे कहा जाता है? बछावतों की हवेली को कहा जाता है। बीकानेर को क्या कहा जाता है? बीकानेर को 1000 हवेलियों का शहर कहा जाता है। और केसरी सिंह बारठ की हवेली कहाँ पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। राजस्थान के अंदर अभी 19 नए जिले घोषित किए गए हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा एक जिला इसमें बनाया जाएगा, ये भी घोषणा हुई है। जैमल फत्ता की हवेली कहाँ पर? भामाशाह की हवेली। सलुम्बर ठिकाने की हवेली कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। झालाओं की हवेली कहाँ पर है? झालाओं की हवेली है शेरगढ़ बारा के अंदर। और पुंडरीक रत्नाकर की हवेली कहाँ पर है? जयपुर के अंदर, गुलाबी नगरी के अंदर। और इसरदा की हवेली कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। मिर्जा साहब की हवेली कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। उसके बाद में चूरू की बात करें, भाई साहब चूरू की हवेलियाँ तो पेपर के अंदर पूछी जाती है। मंत्रियों की हवेली कहाँ पर है? चूरू के अंदर, बड़ी फेमस है। सुराणा हवेली कहाँ पर है? चूरू के अंदर है। दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है? सुजानगढ़ चूरू के अंदर है। बिनानियों की हवेली कहाँ पर है? लक्ष्मणगढ़ सिक्कर के अंदर है। और पंसारियों की हवेली कहाँ पर है? श्री माधोपुर सिक्कर के अंदर है। अपने अपने ज़िले की हवेली है वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके ज़िले के अंदर कौन सी हवेली है वो फेमस है।
और पोदारों की हवेली कहाँ पर है? सिकर रामगढ़ के अंदर। नवाबों की हवेली कहाँ पर है? नवाबों का शहर तो टोंक को कहा जाता है, लेकिन नवाबों की हवेली कहाँ पर है? फतेहपुर सिक्कर के अंदर है। सोने चांदी की हवेली कहाँ पर है? महनसर झुंझुनू के अंदर है। और पोदारों की हवेली कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर है। भगतों की हवेली कहाँ पर है? नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर है। लेकिन बिड़ला की हवेली कहाँ पर है? पिलानी झुंझुनू के अंदर है। अब बात करेंगे राजस्थान की छत्रियों के बारे में। छत्रियों के बारे में बात करेंगे। अपने अपने ज़िले की फेमस छत्रियाँ कौन कौन सी है, कमेंट ज़रूर करना साथियों। जगन्नाथ कच्छावा की छतरी कहाँ पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर बड़ी फेमस है। 32 खंभों की छतरी है, हिंदू मुस्लिम शैली के अंदर बनी हुई है। जगन्नाथ कच्छावा की हवेली कहाँ पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। गंगाबाई शाह की छतरी कहाँ पर है? गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर है। इसका निर्माण है वो किसने करवाया था? तो माधजी सिंधिया ने करवाया था। 1791 के अंदर महाराणा भीम सिंह के समय ग्वालियर महारानी गंगाबाई मेवाड़ व नाथ द्वारा घूमने आती है, तभी है वो कुछ समय के बाद में माधजी सिंधिया के द्वारा ही गंगाबाई शाह की छतरी का निर्माण करवाया जाता है गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर। उसके बाद में जैत्र सिंह की छतरी की बात करें, क्या बात है। जैत्र सिंह की छतरी की बात करें, 32 खंभों की छतरी है। इसे न्याय की छतरी कहा जाता है। और हमीर देव ने अपने पिता जैत्र सिंह की याद में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। रणथंभौर दुर्ग के अंदर निर्माण करवाया था। और रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर है। और इसी दुर्ग के अंदर जैत्र सिंह की छतरी है। 32 खंभों की छतरी है। 32 खंभों पर खड़ी हुई छतरी है, जिसे क्या कहा जाता है? न्याय की छतरी कहा जाता है। उसके बाद में एक खंबे की छतरी और कुत्ते की छतरी, वो कहाँ पर है? यह भी सवाई माधोपुर के अंदर है। राव गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पर है? करौली के अंदर है। बोरा भगत की छतरी कहाँ पर है? करौली के अंदर है। ठहला नेड़ा की छतरी कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। और खेरथल स्थान कहाँ पर है? याद रखना थोड़ा, खेरथल अलवर के अंदर स्थान है। इसे अभी नया जिला घोषित किया गया है। और अमर सिंह राठौड़ की बात करें अमर सिंह राठौड़ और नागौर की बात नहीं करें तो बात ओप्पई गोन। अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहाँ पर है? नागौर में छतरी बनी हुई है। नागौर दुर्ग के अंदर इनकी छतरी बनी हुई है। 16 खंभों पर टिकी हुई छतरी है। अमर सिंह राठौड़ की छतरी है, जो नागौर के अंदर बनी हुई है। बंजारों की छतरी कहाँ पर है? लाल सोट दोसा के अंदर। लाल सोट दोसा के अंदर कौन सी छतरी है? लाल सोट दोसा के अंदर बंजारों की छतरी है। हम बंजारों की बात मत पूछो जी, जो प्यार किया वो प्यार किया। अरे प्यार जब कर लिया तो फिर लाल सोट हो या काला सोट हो, उसके बारे में क्या सोचना। सोट तो भैया पड़ेंगे अगर प्यार कर लिया तो। हम बंजारों की बात मत पूछो जी। बंजारों की छतरी कहाँ पर है? लाल सोट दोसा के अंदर। अप्पा जी जयप्पा सिंधिया की छतरी कहाँ पर है? ताऊसर नागौर के अंदर है। और ताऊसर की सब राजस्थान वासियों को पता है कि ताऊसर की पान मेथी फेमस है। पान मेथी लेनी है तो ताऊसर की ही लेनी है। 84 खंभों की छतरी, 84 खंभों की और 80 खंभों की छतरी में बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है मेरे सभी साथियों को। कन्फ्यूज़न क्यों रहता है? क्योंकि बार बार एग्ज़ाम के अंदर जो चीज़ पूछी जाती है उसी के बारे में कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहता है। याद रखना, भूलना नहीं कभी। 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है? ऐसे 80 खंभा और ऐसे याद रखना है अलवर। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। राव अनिरुद्ध ने अपने धर्म भाई देवा धाबाई की याद में इसे बनवाया था। 84 खंभों की छतरी बनवाते हैं। कहाँ पर बनवाते हैं? बूंदी के अंदर। और 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है? अलवर के अंदर। अरे थानेदार नाथू सिंह की हवेली कहाँ पर है? शाहबाद 12 के अंदर है। कहाँ पर है? शाहबाद 12 के अंदर है। मारो बालम थानेदार चलावे जिप्सी शाहबाद 12 के अंदर कौन सी है? थानेदार नाथू सिंह की हवेली है, जिसका निर्माण है वो महाराज उमेद सिंह ने करवाया था। संत पिंपा की छतरी कहाँ पर है? बड़ी फेमस है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर बनी हुई है। और गागरोन दुर्ग है वो आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। गागरोन दुर्ग राजस्थान का जल दुर्ग जिसे कहा जाता है, वहीं पर बनी हुई है संत पिंपा की छतरी।
घास फूस की छतरी, घास फूस की छतरी कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। और आहड़ की छतरियाँ कहाँ पर है? आहड़ की छतरियाँ उदयपुर के अंदर है। मेवाड़ शासकों की, अगर मेवाड़ शासकों का शमशान घाट की बात करें, मेवाड़ शासकों की लगभग जो छतरियाँ है वो कहाँ पर है? आहड़ के अंदर है। इसे क्या कहा जाता है? इसे महासतियों का टीला कहा जाता है। और इसी आहड़ की छतरियों के अंदर पहली छतरी है वो किसकी बनी हुई है? महाराणा अमर सिंह प्रथम की बनी हुई है, जो महाराणा प्रताप के बेटे थे। और अंतिम छतरी यहाँ पर किसकी बनी हुई है? महाराणा भूपाल सिंह की बनी हुई है। भूपाल सिंह की बनी हुई है। पहली छतरी तो अमर सिंह की बनी हुई है और अंतिम छतरी है वो महाराणा भूपाल सिंह की बनी हुई है। आहड़ की छतरियाँ उदयपुर के अंदर है। बड़ा बाग की छतरियाँ कहाँ पर है? बड़ा बाग की छतरियाँ जैसलमेर के अंदर है। भाटी शासकों की छतरियाँ है। भाटी शासकों का शमशान घाट है। बड़ा बाग की छतरियाँ जैसलमेर के अंदर है। जेतसर, जैसे जैसलमेर, जैसे जेतसर तालाब के किनारे बड़ा बाग की छतरियाँ है। कहाँ पर है भैया? जैसलमेर के अंदर है। बड़ा बाग की छतरियाँ जेतसर तालाब के अंदर भाटी शासकों की छतरियाँ है। देवी कुंड की छतरियाँ RJ07 वालों सबको पता है। सागर के अंदर जब हम बीकानेर से थोड़ा सा पीछे आते हैं तो सागर एक गांव आता है, उसी गांव के अंदर यह छतरियाँ बनी हुई है। सागर के बाद में सागर जैसे बीकानेर के अंदर ही आता है, सागर से जस्ट आगे बीकानेर सिटी स्टार्ट हो जाती है। उसी सागर के अंदर कभी देखने जाना, देवी कुंड की छतरियाँ बनी हुई है। वहीं पर ही राठौड़ों शासकों का, बीकानेर के अंदर राठौड़ थे तो राठौड़ शासकों का जो निजी शमशान घाट है वो कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है, जिन्हें क्या कहा जाता है? देवी कुंड की छतरियाँ कहा जाता है। उसके बाद में टेसी टोरी की छतरी कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। कल्याण जी की छतरी कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। गोराध्याय की छतरी कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है, जिसका निर्माण है वो किसने करवाया था? अजीत सिंह ने करवाया था। अजीत सिंह। ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ पर है? ब्राह्मण देवता की छतरी है वो जोधपुर के अंदर है। मामा भाणजा की छतरी, मामा कौन था? धन्ना। भाणजा कौन था? भीमा। तो मामा भाणजा की छतरी कहाँ पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर है। और अभी है वो जोधपुर के अंदर वीर दुर्गादास राठौड़ का पेनोरमा भी बनाया जा रहा है। नाम लिया और महान पुरुष है वो हाजिर हो गए हैं। वीर दुर्गादास राठौड़ मायड़े सो पूत जने जेड़ो दुर्गादास राठौड़ एक जोधपुर को एक खूंटे ताण है वो बांध कर रखे थे। वीर दुर्गादास राठौड़ है वो कुछ समय के लिए जोधपुर को बांध कर रखे थे। वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश उज्जैन के अंदर है। और उज्जैन है वो किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? तो भैया क्षिप्रा नदी के किनारे है उज्जैन। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है। लेकिन वीर दुर्गादास राठौड़ का पेनोरमा है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो जोधपुर के अंदर। आस्करण राठौड़ की छतरी कहाँ पर है? सालवा। जोधपुर के अंदर आस्करण राठौड़ की छतरी है। सेनापति की छतरी, सेनापति हाजिर हो। सेनापति हाजिर होगा जब वो जोधपुर में होगा, तब हाजिर होगा भैया। सेनापति की छतरी कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। कागा की छतरी कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। प्रधानमंत्री की छतरी कहाँ पर है? प्रधानमंत्री हो या सेनापति हो या कागा हो, वो सभी छतरी कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर सेनापति की छतरी और प्रधानमंत्री की छतरी बड़ी फेमस है। वो कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। उसके बाद में बात करें आगे तो उसके बाद में है केसर बाग की छतरियाँ। केसर बाग मतलब बूंदी के अंदर जो हाड़ा शासक थे, उन हाड़ा शासकों का शमशान घाट है वो किसे कहा जाता है? तो केसर बाग की छतरियों को ही क्या कहा जाता है? वहीं पर इनका शमशान था। और जो भी शासक था, हाड़ा शासक था, उसी हाड़ा शासक की वहाँ पर छतरी बनी हुई है। और इसी एक एरिया को क्या कहा जाता है? केसर बाग की छतरियाँ कहा जाता है। इसी केसर बाग की छतरी के अंदर पहली छतरी है वो किसकी है? दूधा की है। लेकिन अंतिम छतरी किसकी है? विष्णु सिंह की है। किसकी है? विष्णु सिंह की है।
अब सबसे पहले बात करें बीकानेर के अंदर राठौड़ शासकों का निजी शमशान घाट कौन सा था? देवी कुंड की छत्रिया। बूंदी के अंदर हाड़ा शासकों का निजी शमशान घाट कौन सा था? तो केसरबाग की छत्रिया। और बात करो तो आहड़ की, जो मेवाड़ के अंदर मेवाड़ शासकों का निजी शमशान घाट कौन सा था? तो आहड़ की छत्रिया। वो कौन सा था? तो मेवाड़ शासकों का निजी शमशान घाट था। उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। मुस्सी महारानी की छतरी, मैंने कहा था ना 80 खंभों की छतरी। 80 खंभों की छतरी ऐसे, 80 खंभों की छतरी ऐसे। अलवर कहाँ पर है? 80 खंभों की छतरी अलवर के अंदर है, लेकिन 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। 80 खंभों की छतरी की बात आए तो यह मुस्सी महारानी की छतरी है। आपको प्रश्न दो टाइप से पूछा जा सकता है। एक तो 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है? तो अलवर के अंदर। एक मुस्सी महारानी की छतरी कहाँ पर है? तो अलवर के अंदर मुस्सी महारानी की जो छतरी है, यही छतरी है वो 80 खंभों पर टिकी हुई है। और इसी का निर्माण है वो विनय सिंह ने करवाया था। बख्तावर सिंह की पासवान थी। कौन थी? मुस्सी महारानी। जो मुस्सी महारानी थी वो बख्तावर सिंह की पासवान थी। और इसी पासवान की याद में विनय सिंह ने इस छतरी का निर्माण करवाया था। और इसी छतरी के अंदर मुस्सी महारानी की छतरी इतनी फेमस थी कि इसी पर रामायण और महाभारत के भित्ति चित्र हमको देखने को मिलते हैं। अगर आपको रामायण और महाभारत के भित्ति चित्र देखने हो तो 80 खंभों की छतरी बनी हुई है अलवर के अंदर, जिसे मुस्सी महारानी की छतरी भी कहा जाता है, तो देखकर आ जाना। जोधपुर के राठौड़ शासकों की छतरियाँ कहाँ पर है? पंचकुंडा मंडोर जोधपुर के अंदर है। महाराणा प्रताप की छतरी की बात करें तो बांडोली उदयपुर में केजड़ बांध के पास में है। एक बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप की जो छतरी है वह किस बांध के पास में है? तो केजड़ बांध के पास में है। कहाँ पर है? बांडोली उदयपुर के अंदर है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा प्रताप के बेटे ने इसका निर्माण करवाया था। यह छतरी है वो 8 खंभों के ऊपर टिकी हुई है। कहाँ पर बनी हुई है? बांडोली उदयपुर के अंदर बनी हुई है। राणा सांगा की छतरी कहाँ पर है? वह योद्धा जिसके शरीर पर कुल 80 घाव थे और इतने घाव होने के बावजूद भी कभी भी दुश्मन को पीठ दिखाकर नहीं भागे महाराणा सांगा। राणा सांगा है वो जिनकी छतरी है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है। इस छतरी का निर्माण है वो अशोक परमार ने करवाया था। राणा उदय सिंह की छतरी कहाँ पर है? गोकुंदा उदयपुर के अंदर है। महाराणा उदय सिंह की छतरी गोकुंदा उदयपुर के अंदर है। चेतक की छतरी कहाँ पर है? चेतक की छतरी बलीचा उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? बलीचा गांव उदयपुर के अंदर है। चेतक की छतरी बनी हुई है। चेतक की वीरता की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उतने शायद मेरे पास शब्द है कि मैं अपने शब्दों में है वो चेतक की वीरता को समेट सकूं। गेटोर की छतरिया है वो जयपुर के कछवा शासकों का शमशान घाट, जिसे गेटोर की छतरिया कहा जाता है, जो कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ पर है? सिटी पैलेस जयपुर के अंदर है। लेकिन अकबरी छतरी कहाँ पर है? बयाना भरतपुर के अंदर है। वीर कला राठौड़ की छतरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कहाँ पर है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। लेकिन इसका शिल्पी है वो हर बार पूछा जाता है, तो घसण पन्ना। क्या था? घसण पन्ना ने बिल्कुल पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी को घस के रख दिया। घसण पन्ना। संत रैदास की छतरिया चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। खंडार राव होलकर की छतरी भरतपुर के अंदर है। रसिया की छतरी कहाँ पर है? तो टोंक के नवाब बड़े रसीले होते हैं, तो रसिया की छतरी है वो टोंक के अंदर बनी हुई है। राव सेखा की छतरी कहाँ पर है? तो परशुरामपुरा नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर राव सेखा की छतरी बनी हुई है। जोगीदास की छतरी जोगीदास की छतरी उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर बनी हुई है। जिसका चित्रकार कौन था? जिसका चित्रकार है वो देवा था। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है जोगीदास की छतरी, जो उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर है।
सिरोही के देवड़ा राजवंश की छत्रियाँ कहाँ पर है? सारणेश्वर सिरोही के अंदर है। लेकिन डूंगरपुर राजवंश की छत्रियाँ गैब सागर झील के किनारे है। और किशनगढ़ राठौड़ की छत्री, किशनगढ़ के राठौड़ों की छत्रियाँ है वो गुंदला तालाब के किनारे है। और अंतेड़ की छत्रियाँ है वो दिगंबर जैन संप्रदाय की छत्रियाँ है जो अजमेर के अंदर बनी हुई है। कहाँ पर बनी हुई है? अजमेर के अंदर बनी हुई है। राजा मान सिंह प्रथम की छत्री आमेर जयपुर के अंदर है। जोध सिंह की छत्री बदनौर भीलवाड़ा के अंदर है। और अखेराज सिंघवी की छत्री कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। चौकीदार की छत्री कहाँ पर है? चौकीदार की छत्री है वो जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। फताजी सिसोदिया की छत्री चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। जयमल राठौड़ की छत्री है वो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। राजस्थान की अगर हस्तकला की बात करें तो हस्तकला जो हाथों की कला होती है, जो हाथों से कलाकृति बनाई जाती है, उसे ही हस्तकला कहा जाता है। राजस्थान की लोक कला को, राजस्थान की लोक कला को बढ़ावा देने के लिए शिल्पग्राम की स्थापना की गई है। राजस्थान में अगर शिल्पग्राम की बात करें तो पहला शिल्पग्राम कहाँ पर है? हवाला गांव उदयपुर के अंदर, पाल गांव जोधपुर के अंदर, दूसरा तीसरा है वो पुष्कर अजमेर के अंदर, लेकिन चौथा है वो राम सिंहपुरा सवाई माधोपुर के अंदर शिल्पग्राम है। और इसी हाथों की कला को राजसिकों के द्वारा क्या दिया जाता है? संरक्षण दिया जाता है। इसकी रक्षा के लिए राजसिकों है वो आगे आता है। हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए। और राजसिकों की स्थापना कब होती है? 3 जून 1961 को राजसिकों की स्थापना होती है। हस्तकलाओं की तीर्थस्थली किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। हाथों की कला का राजस्थान में सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। हैंडलूम डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पर है? नागौर के अंदर है। यह थी कुछ जानकारी, और भी बहुत ज़्यादा है साथियों। चलते रहिए, बढ़ते रहिए, पूरे ध्यान के साथ में देखते रहिए। श्री गंगानगर के अंदर हस्तकला की बात करें तो शीशम का फर्नीचर फेमस है, कृषि के औजार फेमस है। हनुमानगढ़ के अंदर खेल का सामान है वो बड़ा फेमस है। अगर खेल का सामान आपको बैट बॉल, हैंडबॉल कुछ भी चाहिए, फुटबॉल चाहिए तो हनुमानगढ़ चले जाना। चूरू के अंदर चंदन की नक्काशी फेमस है। सिक्कर का है वो गोटा जरी सलमा सितारा जिसे कहा जाता है, वो खंडेला सिक्कर का बड़ा फेमस है। उसके बाद में अजमेर की सूंगनी नस्वार फेमस है। बीकानेर की ऊँटों के ऊपर जो कलाकृति की जाती है, चित्र बनाए जाते हैं, उसे उस्ता कला कहा जाता है। वो कहाँ की फेमस है? बीकानेर की फेमस है। और बीकानेर का सुनहरी टेराकोटा फेमस है। मथेरना कला बीकानेर की फेमस है। जैसलमेर का बात करें तो दर्पण का कार्य फेमस है। पेच वर्क जिसे रफ्फू कहा जाता है। मारवाड़ी के अंदर बात करा तो फाटेड़ी पेंट का कह देण ऊपर कपड़ों चिपका रहे सुयूं सीलनो बिन के बोला पेच वर्क बोलना, और अपा बिन के बोलना रफ्फू। लेकिन जिगा शेर का लोग हुआ जिका के बोला पेच वर्क। और पोकरण पोट्री कड़गी फेमस है। तो पोकरण पोट्री फेमस है जैसलमेर की, और जैसलमेर को रफ्फू फेमस है। बात करा आगे भी बात करा तो बाड़मेर की मलिर प्रिंट फेमस है। अजरक प्रिंट फेमस है। नक्काशीदार फर्नीचर फेमस है। अलवर की कागजी पोट्री फेमस है। और ब्लैक पोट्री की बात करें तो ब्लैक पोट्री कहाँ की है? कोटा की फेमस है। लेकिन ब्लू पोट्री की बात करें, बिल्लू पोट्री की बात करें तो वो कहाँ की फेमस है? जयपुर की फेमस है। और थानागाजी अलवर के लाल पत्थर की मूर्तियाँ फेमस है। भरतपुर की नडवई की जूतियाँ फेमस है। धौलपुर की पाजेब फेमस है। के फेमस है? पाजेब। छण छण है बोले यू अरबो तो तागड़ी गो रे गाणो कठू याद आयो 12 गो के अरे खादी टेराकोटा फेमस है। जालोर की बेलमाल की जूतियाँ फेमस है। और जूतियाँ बड़ी फेमस है। हरजी गांव के मामा जी के घोड़े फेमस है। खेसला उद्योग है वो जालोर का फेमस है। जालोर के अंदर याद रखना सुंडा पर्वत कहाँ पर है? जालोर के अंदर है। सिरोही के अंदर सिरोही की तलवारें फेमस है। तो
जो उदयपुर है इसकी पगड़ी और कठपुतली फेमस है। क्या है? पगड़ी और कठपुतली फेमस है। डूंगरपुर का रमकड़ा उद्योग फेमस है। गलियाकोट का रमकड़ा उद्योग फेमस है। और डूंगरपुर के अंदर बात करें तो आदिवासियों का कुंभ जिसे कहा जाता है, बेणेश्वर धाम की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर मेला है वो माघ पूर्णिमा को लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। सोमवाई जख्म के त्रिवेणी संगम पर वहाँ पर क्या है? वहाँ पर बेणेश्वर धाम है। वहाँ पर क्या है? बेणेश्वर धाम है। यही है वो हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर पूछा गया था कि बेणेश्वर मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? तो बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। एक ही जगह से दो अलग अलग प्रश्न पूछे गए थे। अभी जो 19 तारीख को जो हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम हुआ था, इसके अंदर पूछा गया था। बांसवाड़े के आम पापड़ फेमस है। तीर कमान फेमस है। काले पत्थर की मूर्तियाँ फेमस है। प्रतापगढ़ की तो थेवा कला फेमस है। और चित्तौड़गढ़ की बात करें तो आजम जाजम प्रिंट वो अकोला चित्तौड़गढ़ की फेमस है। और बस्सी चित्तौड़गढ़ की गणगौर कावड़ और बेवान फेमस है। गणगौर कद है? गणगौर की सवारी है जी, वो निकलने वाली है परसों। वो कब निकलेगी? परसों। चैत्र शुक्ल तृतीया को शुरुआत होती है गणगौर की। भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा के अंदर बोडल की छपाई फेमस है। नांदने भीलवाड़ा के फेमस है। फड़कला शाहपुरा भीलवाड़ा की फेमस है। तांबे की मीनाकारी कहाँ की फेमस है? तो भीलवाड़ा की फेमस है। जोधपुर की बात करें तो मोठड़ा फेमस है। बादला फेमस है। जस्ते की मूर्तियाँ फेमस है। डूंगरसाई ओढ़नी फेमस है। नौरंगी जूतिया सालावास की दरिया ये कहाँ की फेमस है? तो जोधपुर की फेमस है। उसके बाद में पाली की बात करें तो पाली के अंदर ग्रासियों की फाग फेमस है। सोजत की मेहंदी हाथों पर जो बहुत ही शानदार रचती है, सोजत की मेहंदी वो बड़ी फेमस है। बहुत हाथों में एकदम लाल हाथ हो जाता है मेहंदी से, एकदम बहुत अच्छी रचती है मेहंदी सोजत पाली की मेहंदी। और रेडियो टेलीविज़न फालना के छाते हैं वो, ये पाली के फेमस है। नागौर की बात करें तो टांकला की दरिया फेमस है। लोहे के औजार मोण है वो मेड़ता के मोण किसे कहा जाता है? मोण कहा जाता है जो बड़े बड़े मटके होते हैं। बड़े बड़े मटकों को क्या कहा जाता है? मोण कहा जाता है। उसके बाद में राजसमंद भीलवाड़ा की तांबे की मीनाकारी, लेकिन चांदी की मीनाकारी राजसमंद की फेमस है। राजसमंद की फेमस है। और तारकसी के जेवर है वो राजसमंद के फेमस है। गिलुंड की मेहंदी राजसमंद की फेमस है। टेराकोटा कला है वो मोलेला गांव राजसमंद की फेमस है। और राजसमंद नाथद्वारा के नाथद्वारा से जियो के द्वारा 5G सेवा की शुरुआत की जाती है। अभी ये प्रश्न है वो हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर पूछा गया था कि राजस्थान के अंदर जियो के द्वारा 5G सेवा की शुरुआत कहाँ से की जाती है? नाथद्वारा राजसमंद से की जाती है। और इसी नाथद्वारा की पिछवाया कला श्रीनाथ जी के पाने किले की सांझिया प्रसिद्ध है। जयपुर की बात करें तो जयपुर की लाख की चूड़ियाँ फेमस है। कुंदनगिरी फेमस है। मीनाकारी फेमस है। मुरादाबादी फेमस है। ब्लू पोट्री फेमस है, लेकिन ब्लैक पोट्री कोटा की फेमस है। बगरू व सांगानेरी प्रिंट जयपुर का फेमस है। हाथीदांत की चूड़ियाँ, लहरिया, पोमचा, पावरजई, संगमरमर की मूर्तियाँ, लाख की चूड़ियाँ, जरी का काम, ये सभी है वो जयपुर का फेमस है। उसके बाद में टोंक की बात करें तो मयूर बीड़ी उद्योग टोंक का फेमस है। नमदे व गलीचे टोंक के फेमस है। करौली की बात करें हिंडौन सिटी की तो लाख की चूड़ियाँ फेमस है। सवाई माधोपुर के अंदर सूंठ की साड़ियाँ फेमस है। मोम का दाबू फेमस है। और बूंदी की बात करें तो चाकू, छुरिया, कट्टार, ये सभी कहाँ के फेमस है? तो बूंदी के फेमस है। और बूंदी के अंदर मैंने आपको बताया था 84 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर, लेकिन 80 खंभों की छतरी जो मुस्सी महारानी की छतरी है वो कहाँ पर है? अलवर के अंदर। कोटा की बात करें तो कोटा के अंदर ब्लैक पोट्री कोटा की है। मसूरिया साड़ी कोटा की है। कोटा डोरिया की साड़ी तो कोटा की है। उसके बाद में राजस्थान में
राजस्थान के अंदर 12 जीआई टैग मिले हुए हैं। 12 किस किस अलग अलग चीज़ों को जीआई टैग मिले हुए हैं वो आपके सामने बात करूं तो बीकानेर के बीकानेरी भुजिया फेमस है जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। जैसलमेर की पोकरण पोट्री को, राजसमंद की फुलकारी को, और टेराकोटा जो मोलेला राजसमंद का फेमस है। उदयपुर की कठपुतलियाँ फेमस है। नागौर का मकराना मार्बल फेमस है, मकराने का मार्बल फेमस है। और पाली की मेहंदी है वो सोजत वाली पाली की फेमस है। जयपुर की सांगानेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट और ब्लू पोट्री है वो जयपुर की फेमस है जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। कोटा को कोटा डोरिया साड़ी का जीआई टैग मिल चुका है। प्रतापगढ़ की थेवा कला को जीआई टैग मिला हुआ है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में रामकिशोर छिंपा है वो किसके प्रसिद्ध कलाकार है तो बगरू प्रिंट के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? रामकिशोर छिंपा है। गोतली देवी फड़ कला की फेमस कलाकार है। मुन्नालाल गोयल सांगानेरी प्रिंट के प्रसिद्ध कलाकार है। कुदरत सिंह है वो मीनाकारी के कलाकार है। मोहम्मद यासीन छिंपा है वो अजरक प्रिंट के बड़े फेमस कलाकार है। ढोला मारू प्रिंट है वो कहाँ की फेमस है? बाड़मेर की ढोला मारू फेमस जो प्रिंट है वो फेमस है। उसके बाद में रंगाई छपाई के लिए जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है? बालोतरा बाड़मेर है। और बालोतरा बाड़मेर को ही अभी नया जिला है वो नया जिला मुख्यमंत्री जी के द्वारा 19 जिलों की लिस्ट के अंदर बालोतरा भी शामिल है। रंगाई छपाई है वो यह खत्रिया छिंपा जाति के द्वारा इसका कार्य किया जाता है। उसके बाद में आजम जाजम प्रिंट की बात करें तो अकोला चित्तौड़गढ़ की फेमस है। और आजम किसे कहा जाता है? आजम तो घाघरे को कहा जाता है, लेकिन जाजम किसे कहा जाता है? मांगलिक या धार्मिक अवसरों पर जिनका उपयोग किया जाता है जिन्हें क्या कहा जाता है? जाजम कहा जाता है। इसके अंदर मुख्य रंग लाल और हरा होता है। छिंपा जाति के द्वारा आजम जाजम प्रिंट का काम किया जाता है। उसके बाद में अजरक प्रिंट है वो बहुत बार पेपर के अंदर पूछी जाती है। अजरक प्रिंट कहाँ की है? बालोतरा बाड़मेर की है। इसके अंदर मुख्य रंग है वो लाल और नीला होता है। खत्री जाति के द्वारा अजरक प्रिंट का काम किया जाता है। इसके अंदर ज्यामितीय आकृति के अलंकरण है वो उकेरे जाते हैं। इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है तो मोहम्मद यासीन छिंपा इसके प्रसिद्ध कलाकार है। उसके बाद में मलिर प्रिंट की बात करें तो ये कहाँ की फेमस है तो बालोतरा बाड़मेर की फेमस है। इसमें मुख्य रंग है वो काला कत्थई प्रयोग में लिया जाता है। मोहम्मद यासीन छिंपा भी अजरक प्रिंट के साथ में मलिर प्रिंट के भी प्रसिद्ध कलाकार है। उसके बाद में सांगानेरी प्रिंट की बात करें तो जयपुर की फेमस है। लाल काला इसमें मुख्य रंग प्रयोग में लिया जाता है। प्राकृतिक रंगों का इसमें प्रयोग किया जाता है। और सांगानेरी प्रिंट के जो प्रसिद्ध कलाकार है वो कौन है? मुन्नालाल। कौन है? मुन्नालाल। 2010 में सांगानेरी प्रिंट को जीआई टैग मिला था। और सांगानेरी प्रिंट का सर्वाधिक विकास है वो सवाई जयसिंह के काल में होता है। बगरू प्रिंट की बात करें तो जयपुर की फेमस है। वानस्पतिक रंगों का इसमें प्रयोग किया जाता है। मुख्य रंग लाल और काला होता है। और बगरू प्रिंट के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? गबरू रामकिशोर छिंपा है वो बगरू प्रिंट के प्रसिद्ध कलाकार है जिन्हें 2009 में पद्मश्री दिया जाता है। मिट्टी का दाबू कहाँ का फेमस है? बालोतरा बाड़मेर का है। मोम का दाबू सवाई माधोपुर का फेमस है। गेहूं का दाबू जयपुर का फेमस है। पेच वर्क जिसे रफ्फू कहा जाता है इसका प्रमुख केंद्र है वो कहाँ पर है? शेखावाटी है। और इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? रफ्फू देने के अंदर सबसे मास्टर कौन है? रफ्फू देने का सबसे बड़ा मास्टर खिलाड़ी कौन है? शशि झालानी जो जयपुर के रहने वाले हैं। उसके बाद में पिछवाइया की बात करें, नाथ द्वारा राजसमंद की फेमस है। और पिछवाइया किसे कहा जाता है? श्री कृष्ण के बाल रूप का चित्र तैयार करना कपड़े के ऊपर उसे क्या कहा जाता है? उसे पिछवाइया कहा जाता है। और पिछवाइयों के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? विठल दास जी है। जांगीड़ परिवार के द्वारा ये पिछवाइयों का काम किया जाता है। और इसके अंदर नीला रंग है वो प्रयोग में लिया जाता है। मुख्य रूप से नीला रंग प्रयोग में लिया जाता है। भगवान विष्णु का शरीर है वो नीला है। इसीलिए आपको याद रखना है कि भगवान विष्णु मतलब श्री कृष्ण का ही इसमें जिक्र किया जाएगा। श्री कृष्ण के ही इसमें चित्र बनाए जाएंगे। तो श्री कृष्ण का नाम आ जाए तो
है। तो अगर उसके अंदर पिछवाइयों के अंदर अगर पूछ ले तो मुख्य रंग कौन सा होता है, तो नीला रंग होता है इसके अंदर। और फड़ की बात करें तो फड़ है वो शाहपुरा भीलवाड़ा की फेमस है। इसके अंदर मुख्य रंग लाल और हरा होता है। और फड़ के जो प्रवर्तक है वो श्रीलाल जोशी को माना जाता है, जिन्हें 2006 के अंदर पद्मश्री मिलता है। जोशी जाति के द्वारा फड़ का काम किया जाता है। प्रथम फड़ चित्तरी महिला कौन है? पार्वती जोशी है। फड़ चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली महिला कौन है? गोतली देवी है। फड़ को ठंडा करना, फड़ को ठंडा कहाँ किया जाता है? तो पुष्कर झील अजमेर के अंदर फड़ को ठंडा किया जाता है। देवियों की फड़ का रंग है वो कैसा होता है? नीला रंग होता है। और देवताओं की फड़ का रंग कौन सा होता है? लाल रंग होता है। अगर बात करें देवियों की बात करें तो देवियों का मुख्य रंग कौन सा होता है? लाल रंग होता है। और देवताओं का मुख्य रंग नीला होता है। लेकिन अगर फड़ की बात पूछे तो आपको हमेशा इसमें उल्टा होता है। देवताओं की फड़ का कलर आपसे पूछ ले तो देवता का लाल होगा, और देवियों का कौन सा कलर होगा? तो नीला कलर होगा। इसके कलाकार की बात करें तो फड़ के जो अन्य कलाकार आते हैं, शांतिलाल जोशी, प्रदीप मुखर्जी, दुर्गेश कुमार, ये इनके कुछ कलाकार हैं। बोलिए बाबूजी महाराज की जय हो। बाबूजी की फड़ है वो यह लोकप्रिय फड़ है, चांदी की फड़ होती है इनकी। और इनकी फड़ का वाचन करते समय है वो रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है। थोरी या नायक जाति के द्वारा बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। मारवाड़ में जब भी ऊंट बीमार हो जाता है तो बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। सबसे कम चित्रांकन वाली फड़ कौन सी है? बाबूजी की फड़ है। और बाबूजी के पवाड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ की बात करें तो देवनारायण जी की फड़ का वाचन है वो गुज्जर जाति के द्वारा जंत्र वाद्य यंत्र से देवनारायण जी की फड़ है वो बांची जाती है। देवनारायण जी की फड़ तैयार है वो श्रीलाल जोशी के द्वारा की जाती है। जर्मनी के एक संग्रहालय म्यूजियम के अंदर यह देवनारायण जी की फड़ रखी हुई है जो श्रीलाल जोशी ने तैयार की थी। देवनारायण जी की फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी होता है 2 सितंबर 1992 को होता है। 5 रुपये का डाक टिकट जारी होता है। और अगर आपसे पूछ ले तो सबसे प्राचीन फड़ कौन सी है? तो देवनारायण जी की फड़ है। सबसे लंबी व छोटी फड़ कौन सी है? देवनारायण जी की फड़ है। सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ कौन सी है? तो देवनारायण जी की फड़ है। और भोपो की कुलदेवी आपसे पूछे तो विरात्रा माता, जिनका मंदिर चौहटन बाड़मेर के अंदर है। चौहटन है वो गूंद उत्पादन के लिए फेमस है राजस्थान के अंदर। और इसी भोपो की कुलदेवी का मंदिर है वो विक्रमादित्य के द्वारा इसे बनाया जाता है। उसके अंदर कल्याण जी जोशी ने अभी हाल ही में कोरोना पर एक फड़ तैयार की थी। राजस्थान की एकमात्र ऐतिहासिक फड़ कौन सी है? तो हाड़ी रानी की फड़ है। चतुर्मासा में फड़ का कार्य नहीं किया जाता है। रामलाल भोपा व पतासी भोपन द्वारा अमेरिका में अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन न्यूयॉर्क में ड्रम वाद्य यंत्र से, जो अमिताभ बच्चन है इनकी फड़ का वाचन किया था। किसने किया था? रामलाल भोपा व पतासी भोपन ने। उसके बाद में रामदला व कृष्णदला की फड़ है वो हाड़ौती क्षेत्र की फड़ है। और दिन में वाचन होने वाली एकमात्र फड़ है। यहीं पर प्रश्न बन जाएगा कि राजस्थान की एकमात्र दिन में जिस फड़ का वाचन दिन में होता है वो फड़ कौन सी है? तो वो फड़ है रामदला या कृष्णदला की फड़ है। बिना वाद्य यंत्र के इसका वाचन किया जाता है। उसके बाद में भैंसासुर की फड़, भैंसासुर की फड़ है वो बिना वाद्य यंत्र के इसका प्रयोग किया जाता है। बावरी या कंजर जाति है वो चोरी करने से पहले भैंसासुर की फड़ का वाचन करती है। और रामदेव जी की फड़ की बात करें तो रामदेव जी की फड़ तैयार है वो चौथमल चितेरा ने की थी। रामदेव जी की फड़ का वाचन जब कभी भी होगा तो रावण हत्या वाद्य यंत्र से किया जाता है। तत्वाद्यों के यंत्र जो सबसे पुराना है वो कौन सा यंत्र है? तो वो है रावण हत्या वाद्य यंत्र। गोगा जी की फड़ की बात करें तो चौहान भोपो के द्वारा गोगा जी की फड़ का वाचन डेरू वाद्य यंत्र प्रयोग में लेते हुए गोगा जी की फड़ का वाचन किया जाता है। उसके बाद में मिरर वर्क, जो कांच की कशीदादारी या कांच का सर्वाधिक काम है वो जैसलमेर के अंदर होता है। और कांच मिरर वर्क का प्रमुख केंद्र है वो चौहटन बाड़मेर के अंदर है। और
मिरर वर्क के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो रूमा देवी है। कौन है? रूमा देवी है, जिन्हें 2019 के अंदर नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया जाता है। रूमा देवी। गोटाजरी। गोटाजरी का प्रमुख केंद्र कौन सा है? खंडेला सीकर है। और गोटाजरी के अन्य स्थान के अंदर भिनाई, अजमेर, जयपुर आता है, लेकिन गोटाजरी का नाम जब भी आए तो आप याद रख लेना खंडेला सीकर। गोटाजरी के प्रकार भी जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, लप्पा लप्पी किसके प्रकार है? किरण, बांकड़ी, चंपाकली, खजूर भांत, बादला, ये सभी किसके प्रकार है? तो गोटाजरी के प्रकार है, गोटा के प्रकार है। और उसके बाद में गोटाजरी के और भी प्रकार है, जैसे जरदोजी, बीजिया, मुकेश, गोखरू। मुकेश ये भी पूछा जाता है, लप्पा लप्पी भी पूछा जाता है, बांकड़ी भी पूछा जाता है। ये किसके प्रकार है? तो गोटाजरी के प्रकार है। जरी कला है वो सवाई जय सिंह सूरत से जयपुर लाए थे। जरी कला है वो सवाई जय सिंह होते हैं, वो सूरत से जयपुर लेकर आते हैं। बंदेज की बात करें तो यह कला मुल्तान से मारवाड़ आती है। बंदेज मंडी कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। बाण भट्ट द्वारा हर्षचरित्र में बंदेज का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। शिकार करते हुए यह अलंकरण वाला बंदेज है वो कहाँ का फेमस है? बूंदी का फेमस है। अगर आप कभी भी जाओ तो बूंदी के अगर बंदेज लेकर आओ तो वहाँ पर है वो शिकार करते हुए अलंकरण दिखाया गया है। बूंदी के अंदर है। कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। बंदेज के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो चूर्ण होते हैं, अलीखबो होती है, टिवाई होती है। बंदेज को टाई व डाई उद्योग भी कहा जाता है। बंदेज के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो तैयब जी, जो जोधपुर के रहने वाले हैं, जिन्हें 2001 में पद्मश्री भी मिलता है। बंदेज की साड़ी, बंदेज की पगड़ी, बंदेज का साफा। बंदेज का जब भी नाम आए तो सीधे जोधपुर चले जाना। कहाँ पर चले जाना? जोधपुर चले जाना। और लहरिया का जब भी जिक्र आए तो जयपुर चले जाना। लहरिया कहाँ का फेमस है? जयपुर का फेमस है। पचरंगी व समुद्री लहरा है वो, ये इसके क्या है? लहरिया के प्रकार है। प्रतापशाही लहरिया, इस लहरिया का साहित्य में भी उल्लेख मिलता है। उसके बाद में राजशाही लहरिया, यह गुलाबी रंग इसके अंदर मुख्य होता है। पोमचा के जो पोमचा की बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है। पीला पोमचा जो पुत्र जन्म के ऊपर पहना जाता है महिला के द्वारा, और गुलाबी पोमचा है वो पुत्री जन्म के ऊपर पहना जाता है। और जो काला पोमचा, चीड़ का पोमचा होता है, वो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर विधवा महिलाएं पहनती है। चीड़ का पोमचा या काला पोमचा। और जो पोमचा है वो वंशवर्धी का प्रतीक है। पोमचा है वो जयपुर का फेमस है। उसके बाद में मोठड़ा है वो जोधपुर का फेमस है। साड़ियों की बात करें तो भारत में अगर बात करें साड़ियाँ, बनारस की फेमस है। और राजस्थान के अंदर कोटा की साड़ियाँ बड़ी फेमस है। कोटा डोरिया की साड़ी को जीआई टैग मिल चुका है। और यह कोटा डोरिया की साड़ी है वो कहाँ पर बनती है सबसे ज़्यादा? तो कैथुन, कोटा के अंदर। और इसे मसूरिया साड़ी भी कहा जाता है। मसूरिया पहाड़ी कहाँ पर है? तो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने कोटा डोरिया साड़ी पहनकर न्यूयॉर्क में मॉडलिंग की थी। उन्हें वुमेन टुगेदर ऑफ अवार्ड से भी सम्मानित किया जाता है। जनेब की साड़ियाँ कहाँ की फेमस है? दिगोद, कोटा की फेमस है। और स्प्रे प्रिंटिंग की साड़ियाँ है वो नाथद्वारा, राजसमंद की फेमस है। चुआ चंदन की साड़ियाँ नाथद्वारा, राजसमंद की फेमस है। फूल पत्ती वाली साड़ी है वो जोबनेर, जयपुर की फेमस है। लेकिन फूल पत्ती वाली क्लास है वो उत्कर्ष की फेमस है। मलमल वाली साड़ी है वो मथानिया, जोधपुर की फेमस है। सूट की साड़ी सवाई माधोपुर के अंदर फेमस है। और जालीदार साड़ियाँ है वो जैसलमेर की फेमस है। उसी के साथ में फुलकारी है वो, इसे जीआई टैग मिला हुआ है। नाथद्वारा, राजसमंद इसका फुलकारी का मुख्य स्थान है। फुलकारी यहीं की फेमस है। बातिक कला की बात करें, इसके प्रसिद्ध कलाकार उमेश चंद्र शर्मा और अब्दुल मसीद है। और यह बातिक कला खंडेला सीकर की फेमस है। ब्लू पोट्री है वो, ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र ईरान है। और पर्सिया, ईरान से यह कला अकबर है वो लाहौर लेकर आते हैं। लेकिन ब्लू पोट्री को लाहौर से फिर रवाना कर देते हैं मान सिंह, जिन्हें अकबर का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है। यह प्रश्न है वो वनपाल के एग्जाम में शायद पूछा गया था कि अकबर का दत्तक पुत्र कौन है? तो मान सिंह।
मान सिंह फर्स्ट है वो लाहौर से यह कला आमेर लेकर आते हैं। और इसी ब्लू पोट्री के अंदर है वो सोडियम कार्बोनेट, क्वार्ट्ज पाउडर, गूंद, हरा कांच, नीला रंग, मुल्तानी मिट्टी से इन सभी से क्या बनाया जाता है, तो ब्लू पोट्री बनाई जाती है, कृपाल सिंह शेखावत के द्वारा बनाई जाती है। और यही है वो इनके प्रसिद्ध कलाकार है। अगर कृपाल सिंह शेखावत की बात करें तो इनका जन्म 1922 है वो सिक्कर के अंदर होता है। इनके गुरु का नाम है वो बूढ़ सिंह शेखावत था, जिन्हें गांव का चितेरा कहा जाता है। और इनके शिष्य है वो गोपाल सिंह है, जो वर्तमान के अंदर इनके प्रसिद्ध कलाकार है ब्लू पोट्री के। कृपाल सिंह शेखावत ने ब्लू पोट्री कला में 25 प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया था। इन्हें ब्लू पोट्री कला का जादूगर कहा जाता है। 1974 में कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री मिलता है। ब्लू पोट्री कला है वो इसकी अगर महिला चित्रकार की बात करें तो फेमस कौन है, नाथूबाई। कौन है, नाथूबाई। और ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल है वो महाराजा राम सिंह सेकंड के समय था। महाराजा राम सिंह सेकंड के समय ब्लू पोट्री कला का स्वर्ण काल। और राम सिंह की अगर की बात करें तो राम सिंह सेकंड ने ही कालू कुमार और चूड़ामन कलाकार को यह कला सीखने के लिए दिल्ली भोला ब्राह्मण के पास में भेजा था। कृपाल सिंह शेखावत को शिल्प गुरु सम्मान है वो कब मिला था, 2000 के अंदर शिल्प गुरु सम्मान भी मिला था। पोकरण पोट्री की बात करें, पोकरण पोट्री को जीआई टैग मिल चुका है, जैसलमेर की फेमस है। ब्लैक पोट्री कहाँ की है, कोटा की है। उसके बाद में कागजी पोट्री कहाँ की फेमस है, तो अलवर की फेमस है। इसे परतदार पोट्री भी कहा जाता है। टेराकोटा कला है वो मोलेला गांव राजसमंद की फेमस है। इसके प्रसिद्ध कलाकार है वो मोहनलाल कुमार है, जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला हुआ है। जो आदिवासी समुदाय है इनके लोगों की देवी देवताओं की मूर्तियां है वो अत्यधिक टेराकोटा से ही बनाई जाती है। थेवा कला की बात करें तो यह प्रतापगढ़ की फेमस है। 2014 में थेवा कला को जीआई टैग मिलता है। जो कांच पर सोने चांदी का सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है उसे थेवा कला कहा जाता है। और इसके अंदर कांच है वो कौन सा होता है, तो बेल्जियम कांच होता है। और थेवा कला की शुरुआत है वो सावंत सिंह के समय होती है। इसके प्रसिद्ध कलाकार प्रवर्तक जिन्हें माना जाता है, थेवा कला को जो एक है वो जमीनी स्तर से ऊपर उठाया जाता है, नाथूलाल सोनी के द्वारा इन्हें ऊपर उठाया जाता है, इसीलिए इन्हें थेवा कला के प्रवर्तक कहा जाता है। एक ही परिवार के 8 लोगों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। थेवा कला के लिए 15 नवंबर 2002 को इस कला पर 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी होता है। महेश राज सोनी को 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जिनका 2019 के अंदर निधन हो जाता है। इन्हें ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन से भी सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध कलाकार की बात करें थेवा कला की तो राजेंद्र सोनी है और गिरीश कुमार सोनी है। उस्ता कला की बात करें, ऊंटों की खाल पर जो डिजाइनदार चित्र बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, थेवा उस्ता कला कहा। यह उस्ता कला है वो कहाँ से आती है, तो लाहौर से यह कला बीकानेर आती है। और इसका उद्गम है वो कहाँ से, ईरान से माना जाता है। उस्ता कला बीकानेर की फेमस है। राय सिंह व अनूप सिंह के समय अली राजा व रुकनुद्दीन कलाकार बीकानेर आते हैं। उस्ता कला का स्वर्ण काल है वो अनूप सिंह के समय का काल माना जाता है। इस कला के कलाकार है वो उस्ताद कहलाते हैं। इसामुद्दीन उस्ता की बात करें तो उस्ता कला का जादूगर इन्हें कहा जाता है। इनका जन्म है वो दुलमेड़ा बीकानेर के अंदर 16 नवंबर 1914 को होता है। इनके पिता का नाम है मुराद बख्श था और इनके गुरु का नाम क्या था, कादर बख्श। क्या था, कादर बख्श। और 1986 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। केमल हाई ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना है वो बीकानेर के अंदर कब होती है, तो 15 अगस्त 1975 को होती है। इस स्कूल का प्रथम निर्देशक कौन था, तो हिसामुद्दीन उस्ता। और इलाही बख्श एक ऐसा शख्स था जिन्होंने महाराजा गंगा सिंह का ऊंट पर चित्र बनाया था और वही चित्र अभी वर्तमान के अंदर यूएनओ के मुख्यालय के अंदर रखा हुआ है। हनीफ उस्ता ने
ख्वाजा साहब की दरगाह पर सुनहरा नक्काशीदार चित्रण भी किया था। उस्ता कला को मूणवती कला भी कहा जाता है। उसके बाद में मथेरना कला, जैन कलाकारों द्वारा पौराणिक कथाओं पर आधारित देवी देवताओं के चित्रण को ही मथेरना कला कहा जाता है। बीकानेर वीना फारसी डिजाइन के गलीचे भी बीकानेर के फेमस है। उसके बाद में पिपर मेसी का काम है वो जयपुर का फेमस है। इनके कलाकार है वो वनस्थली टोंक से संबंध रखते हैं। कौन कौन से इनके कलाकार है? मंजू शर्मा, देवकी शर्मा, भवानी शंकर शर्मा। रमकड़ा कला की बात करें तो रमकड़ा उद्योग है वो कहाँ का फेमस है? गलियाकोट डूंगरपुर का फेमस है। घिया पत्थर को तराश कर वस्तुएं बनाना। और गलियाकोट की अगर बात करें तो गोबर के कंडों की होली है वो गलियाकोट की फेमस है। गलियाकोट में ही दाऊदी बोरा संप्रदाय का उर्स भी लगता है मुहर्रम की 27 तारीख को। बात करें कावड़ की बात करें तो कावड़ है वो बस्सी चित्तौड़गढ़ है वो इसका जो प्रमुख केंद्र है, कावड़ का प्रमुख केंद्र है। कावड़ के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? मांगीलाल मिस्त्री, द्वारका प्रसाद और बस्सी है वो खिरादी जाति के द्वारा कार्य किया जाता है। अगर तोरण की बात करें तो विजय का इसे प्रतीक माना जाता है और यह तोरण है वो त्रिपोलिया बाजार जयपुर के फेमस है। बेवाण लकड़ी के बने छोटे छोटे मंदिर होते हैं जिन्हें बेवाण कहा जाता है। काष्ठ कला की बात करें, लकड़ी की कला की बात करें तो इनका प्रमुख केंद्र है वो बस्सी चित्तौड़गढ़ है। और काष्ठ कला के जन्मदाता है वो प्रभात जी सुतार को कहा जाता है। और इसकी शुरुआत है वो काष्ठ कला की शुरुआत की बात करें तो महाराणा जगत सिंह के समय इसकी शुरुआत होती है। चोपड़ा की बात करें तो मेरी एक बुआ है जिसकी को नाम है मांगा बुआ। तो मांगा बुआ के करती एक है कि बोला रक्षाबंधन होगी, त्योहार होगी, दिन भाई के टिक्को काटे तो मेरे पापा के टिक्को काटती, मेरे पापा के बैनर मेरे लगे बुआ लगे तो के ले रहा थी एक मोरिया की डब्बी ले रहा हूँ थी, एक मोरिया की डब्बी ले रहा हूँ थी। डब्बी ने खोलती टिक्को काटती जन बिना पा के बोला बिन चोपड़ा याद रखने को तरीको है। मांगा बुआ वाली टिक्का निकालने वाली मोरिया की डब्बी को क्या कहा जाता है? चोपड़ा कहा जाता है। उसके बाद में काष्ठ गणगौर की बात करें तो इनके कलाकार प्रभात जी सुतार है। काष्ठ गणगौर है वो शिव व पार्वती का प्रतीक माना जाता है। गुलाबी गणगौर है वो नाथ द्वारा राजसमंद की फेमस है। बिना ईसर की गवर है वो जैसलमेर की फेमस है। 1652 में मालपुरा टोंक से गोविंद सिंह के समय यह प्रारंभ होती है। के होती है फेमस है तो बिना ईसर की गवर। और कठपुतली की बात करें तो अरडू की लकड़ी से बनाई जाती है। कठपुतली संग्रहालय कहाँ पर है? बागोर की हवेली उदयपुर के अंदर है। कठपुतली कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान है वो देवीलाल सांबर के द्वारा दी जाती है। कठपुतली का प्रमुख केंद्र उदयपुर है। और लकड़ी पर कलात्मक शिल्प, काष्ठ पर कलात्मक शिल्प यह जेठाना उदयपुर की फेमस है। दुल्हन की जूतियों को क्या कहा जाता है? दुल्हन की जूतियों को बिनोटा कहा जाता है। और जूतियाँ बड्डू गांव नागौर की फेमस है। मोलेला कला की बात करें तो मोलेला कला है वो राजसमंद की फेमस है। और इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? मोहनलाल कुमार है। कौन है? मोहनलाल कुमार है। साथियों थोड़ा जल्दी चलना पड़ता है क्योंकि जानकारी बहुत ज़्यादा है। मकराना मार्बल है, यह मकराना मार्बल मंडी कहाँ पर है? किशनगढ़ अजमेर की है। लेकिन मकराना नागौर का बड़ा फेमस है। और भराड़ी किसे कहा जाता है? भराड़ी भिल्लों की देवी को कहा जाता है। बीकानेरी भुजिया को जीआई टैग मिल चुका है, मिला हुआ है। और बीकानेरी भुजिया, बीकानेर की भुजिया है वो महाराजा डूंगर सिंह के समय इसकी शुरुआत होती है भुजियों की। मीनाकारी जयपुर की फेमस है। इसका मीनाकारी का उद्गम है वो दशमिक ईरान से माना जाता है। लाहौर से मानसिंह फर्स्ट यह कला आमेर लेकर आते हैं। और जो मीनाकारी है, मीनाकारी के प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो कौन है? कुदरत सिंह है जिन्हें पद्मश्री मिला हुआ है। वर्तमान के अंदर मुन्नालाल गोयल है। अगर मीनाकारी की अगर जिक्र करें तो पित्तल की मीनाकारी जयपुर की है, तांबे की मीनाकारी भीलवाड़ा की है, चांदी की मीनाकारी नाथ द्वारा राजसमंद की है, सोने की मीनाकारी प्रतापगढ़ की है और मार्बल पर मीनाकारी जयपुर की है। और मीनाकारी की अगर प्रकार की बात करें तो सफ़ेद चलवा, लाल जमीन, शबनम और तैयारी ये मीनाकारी की क्या है? प्रकार है। और बात करें कोफ्तगिरी की तो फौलाद या धातु से बनी वस्तुओं पर सोने के पतले तारों से कढ़ाई करना। अब तो साथियों लास्ट दिन है
जो हमारा EORO का एग्ज़ाम है इसके अंदर है वो कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो इसीलिए है वो क्लास थोड़ी फास्ट लगा रहा हूँ। ये आप एक तरीके का रिवीजन ही समझ लेना, आपका है वो अच्छे से रिवीजन करवाने वाला हूँ। उसके बाद में बात करें तो मुरादाबादी के प्रसिद्ध कलाकार नूर मोहम्मद और अब्दुल रज्जाक कुरैशी है। मुरादाबादी जयपुर अलवर की फेमस है। कुंदन कला है वो जयपुर की फेमस है। और जयपुर को क्या कहा जाता है? रत्नों व आभूषणों की मंडी कहा जाता है। तारकसी के जेवर नाथ द्वारा राजसमंद जयपुर के फेमस है। तह निशा किसे कहा जाता है? तो तह निशा धातु को खोदकर उसमें तार भरना जैसे अंगूठी, उसे तह निशा कहा जाता है। इनके कलाकार तलवार साज है वो इसके क्या है? प्रसिद्ध कलाकार है। बादले जोधपुर के फेमस है। जिंक धातु से जो बोतल बनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? बादले कहा जाता है। पात्र त्रिपणी या पिंपाड़ सिटी जोधपुर के फेमस है। श्वेतांबर जैन साधु संतों के द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले जो लकड़ी के पात्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पात्र या त्रिपणी। जो पिंपाड़ सिटी जोधपुर के फेमस है। मोण मिट्टी के बड़े मटके होते हैं। मेड़ता सिटी नागौर के फेमस है। और चंदन की काष्ठ कला यह चूरू की फेमस है। कहाँ की फेमस है? चूरू की फेमस है। और व्हील किसे कहा जाता है? पेलड टेम ग माया औरत है जिगी आपको के बोले सिंगार गो, जिको आपके सजने गो जितो भी आइटम हो तो नहीं इनके बोले सौंदर्य प्रसाधन मेकअप वालो सामान है जिको व्हील के अंदर रखती। व्हील किन कहता? एक इसी मिट्टी से बनी हुई एक महल नुमा जो आकृति होती है, इस तरह का एक डब्बा होता था, उसके अंदर वो औरत है वो अपने मेकअप का सामान रखती थी, तो उसे क्या कहा जाता है? व्हील कहा जाता है। उसके बाद में राजस्थान के साहित्य ग्रंथों की बात करें, हमीर महाकाव्य की रचना किसने की थी? नयनचंद सूरी ने। हमीर हट की रचना है वो चंद्रशेखर ने सुरजन चरित्र की भी रचना की थी। सिंगार हार की रचना है वो हमीरदेव चौहान ने की थी। हमीर मदमर्दन की रचना जयसिंह सूरी ने। लेकिन हमीर रायण की रचना बड़ाऊ व्यास ने की थी। और हमीर रासों की रचना है वो सारंगधर और जोधराज ने की थी। उसके बाद में पृथ्वीराज रासों की रचना चंदबरदाई के द्वारा, लेकिन इसे पूरा है वो जलहण के द्वारा किया जाता है। जलहण है वो चंदबरदाई का छोरा था। और पृथ्वीराज रासो है वो किस भाषा के अंदर है? तो पिंगल भाषा के अंदर है। राणा रासों की रचना है वो दयालदास ने की थी। शत्रुसाल रासों की रचना कवि डूंगर सिंह ने की थी। खुमाण रासों की रचना दलपत मिश्र ने की थी। संगत रासों की रचना है वो गिरधर आसिया ने की थी। और बिसल देव रासो, संगत रखनी है तो गिरधर से रखो और किसी से मत रखो। और बिसल देव रासों की रचना है वो नरपति नल है। राम रासों की रचना माधो सिंह दद्दवाड़िया। रतन रासों की रचना कवि कुंभकर्ण। और विजयपाल रासों की रचना नल सिंह। उसके बाद में सूर्यमल मिश्रण की बात करेंगे। सूर्यमल मिश्रण है वो बूंदी के रहने वाले थे, राजस्थान के राज्य कवि के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। सूर्यमल मिश्रण की कुछ बहुत फेमस रचनाएं हैं जो अक्सर एग्जाम के अंदर हमें देखने को मिलती है, जैसे सती रासो, वंश भास्कर, वीर सतसई। उसके बाद में कायम खा रासो जान कवि के द्वारा इसकी रचना की जाती है। मेरा उसके बाद में कन्हैयालाल सेठ या पिथड़ पाथड़ सुजानगढ़ चूरू में जिनका जन्म होता है, जिन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इन्हीं की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, जैसे मेरा युग, कुक्कू, गड़गचिया, धर मंजला भाई, धर कूंचा, धरती धोरारी, जमीन रो, धनी कुण, लील टांस, पिथड़ पाथड़, मिंजर, ये सभी रचनाएं हैं वो किसकी है? तो कन्हैयालाल सेठिया की है। उसके बाद में वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका की रचना पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी। गागरोन दुर्ग में बैठकर 1570 में वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना करते हैं और इसे दुर्सा आडा ने 5वां वेद व 19वां पुराण भी कहा था। और टेसिटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोक्स कहा था। उसके बाद में नथमल जोशी के रचना कर गयो एक बींदनी दो बींद, फोड़ो घणो जी तो एक बींदनी दो बींद, दोरारो दोरी, अब्बे पटकी, ये सभी रचनाएं किसकी है? तो नथमल जोशी की रचनाएं हैं।
अचलदास खिंचेरी वचनिका की रचना है वो किसने की थी? शिवदास गार्डन ने की थी। लव स्टोरी ऑफ राजस्थान टाबरांगी बाताकर्षियाँ लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के साथ में। के बात है यार, टाबरा की बातार, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, बहुत शानदार यार। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बहुत ही शानदार। जब भी ऐसे राजस्थानी अगर कोई कविता या कोई ग्रंथ कोई सामने आता है ना, जैसा एक बींदनी दो बींदर है के स्वाद आवे पढ़े जना। टाबरांगी बातार देखो जिसोर हो जावे। सेनानी की बात करा तो सेनानी की रचना है वो कवि मेघराज मुकुल ने की थी। और सेनानी है वो सेनानी सहल कंवर का इसमें वर्णन किया गया है। और इसी सहल कंवर का स्मारक है वो कहाँ पर है? सलुम्बर अजमेर के अंदर है। अरे भैया ये सलुम्बर अजमेर के अंदर है या उदयपुर के अंदर है? मेरे भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। पद्मावत की रचना है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। 1540 में अवधी भाषा में करते हैं। गोरा बादल री चौपाई हेमरतन सूरी ने इसकी रचना की थी। कन्नड़देव प्रबंधन और ब्रह्मदेव सोनगरा की बात इसकी रचना है वो पद्मनाभ ने की थी। किसने की थी? पद्मनाभ ने की थी। उसके बाद में अमीर खुसरो, जिसे भारत का तोताए हिंद कहा जाता है, अमीर खुसरो की कुछ रचनाएं हैं उसी के बारे में बात करेंगे। खजाइन उल फतू, जिसे तारीख ए अलई कहा जाता है, और इसी के अंदर चित्तौड़गढ़ के प्रथम साक्य का वर्णन हमें मिलता है। यह रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने। तारीख ए अलई, मिफ्ताउल फतू, आसिगा, लैला मजनू, श्री फिराद, किरातुल सादेन, और ये सभी रचनाएं हैं वो अमीर खुसरो के द्वारा की जाती है। मुंतखाब उल तवारीख, अब्दुल कादिर बंदा यूनी ने इसकी रचना की थी। हल्दी घाटी के युद्ध का इसमें वर्णन मिलता है। किताब उल हिंद, जिसे भारत की खोज कहा जाता है और जिन्हें तवारीख हिंद भी कहा जाता है, इसकी रचना है वो अल-बरूनी ने की थी। किसने की थी? अल-बरूनी ने इसकी रचना की थी। उसके बाद में अकबरनामा आईने ए अकबरी, इसकी रचना है वो अबुल फजल ने की थी। तारीख ए फिरोज शाही की रचना है वो जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। तुजुक ए बाबरी की रचना है वो बाबर ने की थी। और बाबर ने तुजुक ए बाबरी के अंदर एक कमल के बाग का वर्णन किया है। वो कमल का बाग कहाँ पर है? तो धौलपुर के अंदर है। बाबरनामा की रचना है वो बाबर ने की थी, लेकिन हुमायूं नामा की रचना है वो गुलबदन बेगम ने की थी। और तुजुक ए तैमूरी है वो तैमूर के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है खुदी के ऊपर। और इस ग्रंथ में है वो हिंदुस्तान का सबसे मजबूत किला है वो बटनेर दुर्ग को बताया गया है। बटनेर का दुर्ग कहाँ पर है? तो हनुमानगढ़ के अंदर बना हुआ है। भूपत भाटी ने इसका निर्माण 285 के अंदर करवाया था। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण है वो झेलने वाला दुर्ग कौन सा है? तो बटनेर का दुर्ग है, जहाँ पर हिंदू व मुस्लिम औरतों ने जोहर किया था, लेकिन उस समय वहाँ का राजा है वो दुलचंद भाटी होता है। जानकारी तो साथियों आपको जो भी बता रहा हूँ याद है जी बता दूँ लाडी, बाकी कट्ठू बताशूँ थाने मैं याद करशूँ थाने बताशूँ। बिंगे बाद मैं नापा बात करा तो बादशाह नामा, इसकी रचना है वो अब्दुल हमीद लाहौरी ने की थी। तारीख ए यामिनी की रचना उतबी ने की थी। तारीख ए राजस्थान की रचना कालीराम कायस्थ ने की थी। तारीख ए फिरोज शाही की रचना है वो मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने की थी। तुजुक ए राजपुताना की रचना किसने की थी? जहांगीर ने। ताजुल मासिर की रचना है वो हसम निज़ामी ने की थी। और हसम निज़ामी है वो इसी ग्रंथ के अंदर जालोर दुर्ग के लिए लिखता है कि कोई भी आक्रमणकारी आज तक इसके प्रवेश दरवाजे से अंदर नहीं गया है। राजस्थानी शब्दकोश की रचना सीताराम लालस के द्वारा। रजियरा सोरठा की रचना कृपाराम खड़िया के द्वारा। और पग फेरो मणि मधुकर, मधुरो पग फेरो तो जोर गोया, मणि मधुकर पग फेरो की रचना मणि मधुकर। उसके बाद में विजयदान देथा जिन्हें बिजी भी कहा जाता है, इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं दुविधा, अलेख हिटलर, बातारी फुलवारी। महाराणा कुंभा की भी कुछ रचनाएं देखने को मिलती है, जैसे संगीत राज, संगीत सार, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंधन, गीत गोविंद पर टीका, रसिक प्रिया, चंडी शतक पर व्याख्या, एकलिंग, महात्म्य का प्रथम भाग जिसे राजवर्णन कहा जाता है, इसकी रचना है वो किसने की थी? महाराणा कुंभा ने की थी। उसके बाद में महाराणा कुंभा का दरबारी कवि
जो कुंभा का दरबारी होता है उसके द्वारा भी कुछ रचना की जाती है। मंडन के द्वारा रचना की जाती है। राजवल्लभ प्रसाद मंडन, रूप मंडन, देवमूर्ति प्रकरण, शकुन मंडन, कोदंड मंडन, यह रचना है वो मंडन के द्वारा की जाती है, जो कुंभा का दरबारी होता है। और इसी मंडन का एक भाई होता है नाथा, जिसके द्वारा वास्तु मंजरी की रचना भी की जाती है। गोविंद की बात करें तो गोविंद के द्वारा कलानिधि, द्वार दीपिका, उद्धार धोरणी की रचना की जाती है। मारवाड़ रे प्रगणारी विगत, इसकी रचना मुहणोत नैणसी के द्वारा की जाती है। मुहणोत नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल है, वो किसने कहा था? देवी मुंशी प्रसाद ने कहा था। और मारवाड़ के प्रगणारी विगत इसे राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। नैणसिरी ख्यात, इसकी रचना किसने की थी? मुहणोत नैणसी ने नैणसिरी ख्यात की रचना की थी। बांकीदास री ख्यात, बांकीदास आसिया के द्वारा, जिन्हें मारवाड़ का बीरबल कहा जाता है, बांकीदास जी के द्वारा बांकीदास री ख्यात की रचना की जाती है। इनका एक प्रसिद्ध गीत है कि आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, अंग्रेज अब मुल्क रे ऊपर ना आ जाई, समझ में गोनियावली बकरी गमजावली ध्यान रखी। और मान सिंह राठौड़ का ये क्या था? दरबारी था बांकीदास। दयालदास श्री ख्यात, दयालदास श्री ख्यात की रचना है वो दयालदास के द्वारा की जाती है। बीकानेर के शासक रतन सिंह के समय ये इनका दरबारी होता है। उसके बाद में मुंडियार री ख्यात, जोधपुर राज्य के बारे में वर्णन मिलता है मुंडियार री ख्यात के बारे में। बादली लू कालजरी कोर, यहाँ चंद्र सिंह बिरकाड़ी के द्वारा इसकी रचना की जाती है। चंद्र सिंह बिरकाड़ी का जन्म है वो कहाँ पर होता है? हनुमानगढ़ के अंदर होता है, जिन्हें मरुदर का कालिदास भी कहा जाता है। ढोला मारूरी बात, ढोला मारूरी बात की रचना है वो कुशाल चंद्र के द्वारा। ढोला मारूरा दोहा कवि कल्लोल के द्वारा। ढोला मारूरी चौपाई कुशल लाभ के द्वारा। और ढोला मारू कविता है वो कवि चंदू के द्वारा लिखी गई है। हाला झालारी कुंडलिया, इसकी रचना है वो ईश्वरदास बारठ के द्वारा की जाती है। हाला झालारी कुंडलिया। उसके बाद में केसरी सिंह बारठ की कुछ फेमस रचनाएं हैं जो अक्सर एग्जाम के अंदर हमको देखने को मिलती है। चेतावनीरा, चुंगटिया, रूठी रानी, जसवंत चरित्र, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, राज चरित्र, ये किसकी रचनाएं हैं? तो केसरी सिंह बारठ की रचनाएं हैं। उसके बाद में रणमल छंद, प्राचीन काल का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी रचना है वो श्रीधर व्यास ने की थी। सूरज प्रकाश की रचना कर्णिदान ने, राज प्रकाश की रचना किशोरदास ने। और मात्रिक छंद कौन से हैं? मात्रिक छंद है वो झमालिया झूलना। एक कहानी अब भी, इसकी रचना मनु भंडारी के द्वारा की जाती है। यह कहानी एक कहानी, यह भी इसे 18वां व्यास सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। व्यास सम्मान अभी 22वां व्यास सम्मान पुरस्कार हाल ही में मिला है, अभी मार्च के अंदर मिला है। किसे मिला है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और किस कृति के लिए मिला है, किस कहानी के लिए मिला है। ढाणीरो आदमी, इसकी रचना है वो जय सिंह नीरज ने की थी। जीवन कुटीर के गीत, इसकी रचना हीरालाल शास्त्री ने की थी। हरी मेखला की रचना है वो महुका के ने की थी। किसने की थी? महुका। फाटका जंजाल की रचना है वो शिवचंद्र भरतिया ने की थी। और पिंगल शिरोमणि की रचना कुशल लाभ ने। राग चंद्रिका की रचना द्वारकानाथ भट्ट ने। और मारवाड़ म्यूरल्स की रचना है वो रामचंद्र अग्रवाल ने। हंसावली की रचना है वो असाहित दान ने। तीड़ोराव बातारी फुलवारी विजयदान देथा की रचनाएं है। और बाता की फुलवारी कितने खंडों में है? तो 14 खंडों में है। मायडरो हेलो सुन रहे कन्हैयालाल सेठिया, मायडरो हेलो कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। अर्ली चौहान डायनेस्टी दशरथ शर्मा की पुस्तक है। और राजपूत जीवन संध्या रमेश चंद्र दत्त के द्वारा इसकी रचना की जाती है। स्वतंत्र बावनी तेज कवि की रचना है। और कर्नल जेम्स टोड की कुछ फेमस रचनाएं हैं। कर्नल जेम्स टोड की कुछ फेमस रचनाएं हैं। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द वेस्टर्न स्टेटस ऑफ राजपूताना इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, रीमा हुंजा की पुस्तक है। कुचमादी अक्षर ग्रंथ रामेश्वर दयाल की रचना है। बारीक बात रामस्वरूप विशाल की रचना है। और बुद्धि विलास बखतराम चाकसू की रचना है। बुद्धि विलास बुद्धि रसो जान कवि की है। अमर सार जीवाधार की है। अमर काव्य वंशावली और राज प्रशस्ति, ये रचना रणछोड़ बड़ तेलंग की है। लेकिन राज प्रशस्ति है यह संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है।
जो राजसमंद झील के अंदर राज प्रशस्ति लगी हुई है। प्रबंध चिंतामणि की रचना मेरुतंग ने की थी। रणखार की रचना डॉक्टर जितेंद्र सोनी के द्वारा की जाती है। राजपुताने का इतिहास गौरीशंकर हीराचंद ओझा की रचना है। भाषाभूषण आनंद विलास प्रबोध चंद्रोदय सिद्धांत सार की रचना है वो महाराणा जसवंत सिंह के द्वारा की जाती है। उसके बाद में मीराबाई की कुछ फेमस रचनाएं हैं। मीरा पदावली, नरसिंह मेहतारी हुंडी, सत्यभामा नहीं रूसणो और नरसिंह जीरो मायरो की रचना रत्ना खाती ने की थी। तारीख फरिश्ता की रचना है वो मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने की थी। राज विनोद की रचना है वो सदाशिव भट्ट ने की थी। शिशुपाल वदम है वो किसकी रचनाएं है? कवि माघ की रचना है। वाट आर द इंडियन स्टेट की रचना विजय सिंह पथिक ने की थी। मेवाड़ का वर्तमान शासन की रचना माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। पोपाबाई की पोल की रचना जयनारायण व्यास ने की थी और ब्रह्मस्फुट की रचना है वो ब्रह्मगुप्त ने की थी। तारीख शेरशाही की रचना है वो अब्बास खां सरवानी ने की थी। भारतेश्वर बाहुबली दौर की रचना ब्रजसेन सूरी ने की थी। भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना है वो शालिभद्र सूरी ने की थी। जोधपुर राज्य की ख्यात की रचना आईदान खड़िया ने की थी। मारवाड़ राज्य की ख्यात की रचना है वो त्रिलोकचंद जोशी ने की थी। जैसलमेर राज्य ख्यात की रचना है वो अजीतमल मेहता ने की थी। और राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 नाथू लाल खड़गावत की रचनाएं हैं। और प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र की रचना है वो हीरालाल शास्त्री ने की थी। बीकानेर दिग्दर्शन की रचना है वो चंदनमल बेहड़ ने की थी। ये कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ है, फेमस ग्रंथ है, कुछ पुस्तकें भी है। तो युग धर्म सर्वोदय की बुनियाद हरिभाऊ उपाध्याय की रचना है कब तक पुकारूं आखिरी आवाज और मुर्दों का टिल्ला ये रांगे राघव की रचना है। मेहंदी राचनी महेंद्र भाणावत की रचना है। राजत रंगिणी ये कलहण की रचना है। राजरूपक वीर भाण रत्नों की रचना है और पृथ्वीराज विजय की रचना है वो जयानक ने की थी। कुवल्यमाला ग्रंथ है वो उद्योतन सूरी के द्वारा लिखा जाता है। उसके बाद में राजस्थान की दरगाह मस्जिद मकबरे आज का हमारा ये अंतिम टॉपिक है। बस 1 मिनट की जानकारी है, बने रहिए आप हमारे साथ में इसी प्रकार में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। सबसे पहले दरगाह के अंदर बात करें तो मिठे शाह की दरगाह घाघरों झालावाड़ के अंदर है। फखरुद्दीन पीर की दरगाह गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर है। काका जी की दरगाह जिसे कांठल का ताजमहल कहा जाता है, लेकिन राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंतथड़ा जोधपुर को कहा जाता है, जसवंतथड़ा को कहा जाता है। लेकिन कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह को कहा जाता है, जो कहाँ पर है? प्रतापगढ़ के अंदर है। खुदाबख्श बाबा की दरगाह कहाँ पर है? सादड़ी पाली के अंदर है। हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहाँ पर है? नरहड़ झुंझुनू के अंदर है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी दरगाह है। मीरान साहब की दरगाह कहाँ पर है? बूंदी और मीरान साहब की दरगाह कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। अजमेर के अंदर भी है और अजमेर के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, बड़ी फेमस दरगाह है। मलिक शाह पीर की दरगाह कहाँ पर है? जालौर के अंदर है। राजस्थान के मस्जिदों की बात करें तो तोफखाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद जालौर में है। जामा मस्जिद है वो शाहबाद बारा के अंदर भी है, भरतपुर के अंदर है। लेकिन जुम्मा मस्जिद है वो अजमेर के अंदर है। और अकबर की मस्जिद कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। और उस्सा मस्जिद बयाना भरतपुर के अंदर है, बड़ी फेमस है, परीक्षा के अंदर पूछी जाती है उस्सा मस्जिद। उसके बाद में गमता जी की मीनार जोधपुर के अंदर है। 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो अजमेर के अंदर है। मकबरों की बात करें तो फिरोजा का मकबरा जालौर के अंदर है। गुलाब खां का मकबरा जोधपुर के अंदर है। और अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा कहाँ पर है? तिजारा अलवर के अंदर है। साथियों, ये थी हमारी आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना अगर आपको अच्छा लगा, और आप अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करना। और अभी तक आप अपने परिवार के अंदर नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे सके। मिलते हैं कुछ नई और शानदार जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप अपना ख्याल ज़रूर रखना और अपने माता पिता का सम्मान ज़रूर करना।